हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। और आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस या विज्ञान। कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7 है नियंत्रण एवं समन्वय। आज का लेक्चर फर्स्ट है। ये जो चैप्टर नंबर 7 है नियंत्रण एवं समन्वय, उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय होता कैसे है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका कोशिका क्या होती है जिसे न्यूरॉन बोलते हैं, फिगर के साथ में देखेंगे। फिर अगला टॉपिक रहेगा हमारा तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के भाग क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनको देखेंगे। फिर अगला टॉपिक रहेगा हमारा अंतर्गठन या सिनेप्स क्या होती है, उसको देखेंगे। फिर प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है जंतुओं में, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, इसको देखेंगे। अनुक्रिया क्या होती है, इसको देखेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये देखेंगे। और मानव तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण देखेंगे। तो ये सभी टॉपिक आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलते हैं, तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि आखिर मनुष्य में जो क्रियाएं होती हैं क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ये सभी देखेंगे। सभी सजीव, पहला पॉइंट है, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। यानी कि जो बदलाव होता है, जैसे अभी मान लीजिए किसी को टेम्परेचर के प्रति जब संवेदना करना होता है, तो अगर गर्माहट जब उसको महसूस होती है, तुरंत हाथ को पीछे हटा लेता है। तो एक अनुक्रिया होती है ना, ये किसके पर्यावरण के अनुसार है। अगर गर्म है, जैसे आग के सामने ले गया तो वहाँ का वातावरण क्या है, गर्म है, तो जिसके कारण क्या करता है, वो हाथ को अपने पीछे हटा लेता है। और सेकंड टॉपिक पॉइंट है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये उद्दीपन कहलाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। सॉरी फ्रेंड, पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति संवेदन या अनुक्रिया करते हैं। जो पौधे और जंतु होते हैं वो अलग अलग उनका करने का तरीका होता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जो करते हैं वो अलग अलग होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार से होता है। यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला क्या है, तंत्रिका तंत्र द्वारा, दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। पहला क्या है, तंत्रिका तंत्र द्वारा, फिर दूसरा है बी नंबर है अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। तो हम लोग तंत्रिका तंत्र देखेंगे। पहले तंत्रिका तंत्र, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है, इसमें क्या कहते हैं, तंत्रिका जो होती है और वो एक पेशी ऊतक होता है, तो इन दोनों के द्वारा क्या प्रदान किया जाता है, समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। तो आगे चलते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किसकी, तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, पतली पतली नलिकाएं होती हैं या सूक्ष्म होती हैं। जैसे एक मछली का जाल नहीं होता, सेंट वैसे होता है, तो उस प्रकार एक मछली के जाल की तरह का संगठित जाल का बना होता है। यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। जो जाल होता है यानी न्यूरॉन जो होता है, वो सूचनाओं को एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या, विद्युत आवेग द्वारा एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा ग्राही या रिसेप्टर। अगला टॉपिक क्या है, ग्राही या रिसेप्टर। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं को पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ग्राही क्या होता है, ये रिसेप्टर का काम करता है, यानी कि ऐसा तंत्र जो मतलब एक्सेप्ट करे किसी भी चीज़ को, जैसे ऊष्मा, सुगंध का स्वाद लेके, या जैसे मतलब कुछ भी ऐसा फॉर्म जिसके जो इनर का काम करे, यानी इंटर, जिसमें इंटर हो, वो क्या कहलाता है, ग्राही या रिसेप्टर। तो ग्राही क्या कहता है, ग्राही तंत्र कोशिका के विशिष्टकृत सिरे होते हैं, यानी कि विशिष्ट सिरे ये सबसे ऊपरी सिरे पे होते हैं या सबसे लास्ट सिरे पे या कहीं बीच में भी हो सकते हैं। तो ये क्या रिसेप्टर का काम करते हैं किसी भी तंत्रिका के लिए, जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ग्राही क्या कहते हैं, जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जैसे कौन कौन से, यहाँ देखेंगे, ए पॉइंट है कान, इसका कार्य क्या होता है, सुनना होता है। और ये क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाता है। कान क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाता है। फिर बी फॉर्म जो होता है आँख, आँख क्या करता है, प्रकाश ग्राही, यानी प्रकाश को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर लेता है कि नहीं, प्रकाश लेता है ना,
तो इसका कार्य क्या होता है, देखना होता है। आँख का कार्य क्या होता है, देखना। और जो सी पॉइंट है ये त्वचा है। त्वचा क्या कहता है, टेम्परेचर के प्रति संवेदनशील होता है। यानी कि हमारा जो त्वचा होता है, जंतु या मनुष्य या कोई भी प्राणी पौधे जो हो गए, ताप के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। यानी कि ग्राही एक तरह से। त्वचा क्या करते हैं, ताप ग्राही, ताप को एक्सेप्ट करते हैं। ये कैसे ताप होते हैं, गर्म या ठंडा होगा, ये क्या कहते हैं, स्पर्श करके ही, यानी कि स्पर्श कराते हैं जब टेम्परेचर को, तभी ये एक्सेप्ट करते हैं। और अगला डी फॉर्म है नाक। डी वाला कौन सा है, नाक। नाक क्या कहता है, घ्राण ग्राही होता है। जैसे गंध का पता लगाना, यानी जो सुगंध होता है या जो खुशबू होता है उसको क्या करता है, अंदर लेता है और क्या कहता है, गंध का पता लगाता है। मतलब सुगंध है या कुगंध, सु मतलब अच्छा, कु मतलब बुरा, लेकिन पता दोनों को लगाएगा। ई नंबर क्या है, जीभ। रंग संवेदी, रंग रस क्या होता है, संवेदी ग्राही होता है। रस संवेदी ग्राही होता है। स्वाद का पता लगाना, स्वाद का पता लगाना। हमारा अगला टॉपिक है कोशिका या न्यूरॉन। यह तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या न्यूरॉन जो होता है, जो तंत्रिका तंत्र होती है उसकी संरचनात्मक, यानी इसी से बना होता है न्यूरॉन से। और यह क्रियात्मक इकाई भी होती है न्यूरॉन ही। यानी कि जो न्यूरॉन होती है ये जब क्रिया करती है तभी तंत्रिका तंत्र भी क्रिया करती है। यानी कि ये एक्टिव हुई वो तो तंत्रिका तंत्र भी एक्टिव हो जाएगी। अगर ये डी से एक्टिव है, मतलब पैसिव का काम कर रही है, एक्टिव नहीं है, कोई क्रिया नहीं कर रही है, तो कोशिका जो तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र कोशिका, तो वो भी कोई कार्य नहीं करती। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है वो पूरा न्यूरॉन का। देखिए एक जालनुमा होता है ना, ये पूरा देखिए ये जालनुमा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सभी दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए ये एक न्यूरॉन का केंद्रक दिखाया गया है, ध्रुमिका जो बाहर एक रेसे समान होता है जो जाल का। फिर यहाँ तंत्रिका का अंतिम सिरा दिखाया गया है, यहाँ तंत्रिका का अक्ष दिखाया गया है, फिर यहाँ कोशिका काय दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये पूरा फिगर दिखाया गया है न्यूरॉन का संरचना क्या होती है। अगला टॉपिक है हमारा तंत्रिका कोशिका के भाग या न्यूरॉन के भाग क्या होते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए नंबर है ध्रुमिका। ध्रुमिका क्या होती है, कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती है। ध्रुमिका क्या होती है, जो कोशिका काय या न्यूरॉन की वह भाग जो धागे जैसी निकली हुई होती हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो सूचना प्राप्त करती है। यानी जो धागे जैसी अभी हमने संरचना दिखाया था आपको, ध्रुमिका थी, तो वो क्या करती है, सूचनाओं को एक्सेप्ट करती है या सूचना को प्राप्त करती है। तो ये क्या कहलाती है, ध्रुमिका कहलाती है। फिर नंबर है कोशिका काय। प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। यानी जो कोशिका काय होती है, जो फिगर में मैंने दिखाया था कोशिका काय होती है, उसी में क्या करती है, जो सूचना होती है वो विद्युत आवेग के रूप में उसी में चलती है। मतलब एक जो कोशिका काय होती है एक मीडिएटर का काम करती है, यानी मीडियम का काम करती है, माध्यम का कार्य करती है। फिर सी नंबर है तंत्रिका काच या एक्सन। या सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाता है। जो एक्सन होता है तो क्या कहता है, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाती है। फिर अगला टॉपिक है हमारा अंतर्गठन या सिनेप्स। अंतर्गठन या सिनेप्स यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के मध्य रिक्त स्थान है। सिनेप्स क्या होता है, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका जो होती है मध्य स्थान होता है, ध्रुमिका के मध्य स्थान होता है। यानी कि जो तंत्रिका सिरा का होता है, फिर अगली तंत्रिका जो एक तंत्रिका होगी फिर दूसरी तंत्रिका सिरा, उसके जो ध्रुमिका के बीच का स्थान होता है वो क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। तो यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। यानी सिनेप्स में क्या किया जाता है, जो विद्युत आवेग सूचना होती है, जो इंफॉर्मेशन होता है यहाँ क्या विद्युत आवेग के रूप में होता है, तो इसको क्या कहते हैं, रासायनिक रूप में बदला जाता है जिससे यह आगे संचालित हो सके। फिर प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, अगला टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया। किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी कि जो किसी जो उद्दीपन होता है, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर के संपर्क में अचानक हम लोगों का हाथ या कुछ भी चला गया, कोई भी अंग मनुष्य का चला गया या जंतु का, क्या कहता है वो अचानक और तेजी के साथ रिएक्शन करता है, वहाँ से माने टेम्परेचर से दूर जाता है, तो ये क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। तो अगला टॉपिक देखते हैं
या उदाहरण देख लेते हैं प्रतिवर्ती क्रिया का, जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना है, या मान लीजिए रास्ते में पैदल चल रहे हैं बिना स्लीपर के या चप्पल के, तो मान लीजिए कांटा अगर चुभ गया या कील चुभ गई तो पैर अचानक हमारा रुक जाता है, पीछे हट जाता है तुरंत। तो ये क्या प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण था ये दोनों। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं, यानी प्रतिक्रिया जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसके दौरान जब विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप कहलाते हैं। यहाँ देखिए एक साइकिल दिखाया गया है प्रतिवर्ती क्रिया की। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दीपन यानी उष्मा हुआ जिसके कारण यहाँ पे प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे ग्राही अंग जो त्वचा हुआ, त्वचा के संपर्क में आया उष्मा, फिर मेरुरज्जु में गया, मेरुरज्जु का अंग पेशी को दिया, यहाँ पे देखिए पेशी को दिया, फिर पेशी क्या बोला? अनुक्रिया किया, हाथ को पीछे हटा लिया। इस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया चलती है। ये साइकिल दिखाई गई है। फिर अगला टॉपिक है हमारी अनुक्रिया। यह 3 प्रकार की होती है। अनुक्रिया क्या? यह 3 प्रकार की होती है। पहला ही है ऐच्छिक अनुक्रिया, अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो ऐच्छिक अनुक्रिया होती है ये अग्र मस्तिष्क द्वारा की जाती है। उदाहरण बोलना, लिखना। फिर सेकंड नंबर है अनैच्छिक अनुक्रिया, यह मध्य मस्तिष्क। सेकंड नंबर क्या है? अनैच्छिक अनुक्रिया, यह मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। कौन कौन मस्तिष्क? मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। उदाहरण श्वसन, दिल का धड़कना। फिर थर्ड पॉइंट है प्रतिवर्ती क्रिया, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। उदाहरण गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटा लेना। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ये देखते हैं हम लोग। कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु को छूने पर या पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी पड़ती है, वरना हमारे शरीर को क्या होता है? हानि पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के असाम पे मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है जो जल्दी होती है, यानी कि मस्तिष्क से करेंगे तो क्या कहते हैं उसमें जो मस्तिष्क से अनुक्रिया होती है तो उसमें एक प्रोसेस होता है, मतलब कि वह सिग्नल भेजता है, एक को सिग्नल भेजेगा फिर वो आगे बढ़ाएगा उस सिग्नल को, फिर वो आगे बढ़ाएगा, फिर जाके कहीं क्रिया होगी जिसमें हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है किसी भी चीज़ से। तो इसके लिए क्या कहते हैं? मेरुरज्जु से अनुक्रिया का संपर्क कराया गया है। तो क्या कहते हैं? जब मेरुरज्जु से अनुक्रिया होती है तो वो जल्दी होती है, यानी कि मतलब वो बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स देती है मेरुरज्जु। फिर अगला टॉपिक है हमारा मारतंत्र के आतंत्र। इसके देखेंगे कितने वर्गीकरण है, बस से इसका वर्गीकरण 2 प्रकार से है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये 2 प्रकार का होता है, मस्तिष्क या मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये क्या होती है? कपाल तंत्रिका तंत्र। और क्या होता है? जो कपाल तंत्रिका तंत्र होती है ये मस्तिष्क से निकलती है, यानी जो कपाल तंत्रिका तंत्र होती है किससे निकलती है? मस्तिष्क से निकलती है। और जो मेरु तंत्रिका होती है यानी मेरु तंत्रिका होती है मेरुरज्जु से निकलती है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।